बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि हमने सवाल जवाब का एक सेगमेंट शुरू किया है और उसमें हम आपके भेजे हुए सवालात के जवाबात देते हैं। आज भी हमने कुछ सीधा सवालात को मुंतखब किया है ताकि हम उनके जवाबात दे सकें। पहला सवाल यूँ है कि पीपल्स पार्टी ने यू टर्न लेते हुए 90 दिन में इलेक्शन करवाने का मुतालबा क्यों कर दिया? इलेक्शन देर से होने का फ़ायदा किस पार्टी को होगा और इक़्तिदार हासिल करने की कतार में नून लीग कहाँ खड़ी है? पीपल्स पार्टी ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने का इसलिए मुतालबा कर दिया है कि उसका ख्याल है उसके हाथ से गेम निकल गई है और इक़्तिदार में वो पार्टी आती हुई नज़र नहीं आती। तो जब उसको पता है कि वो इक़्तिदार में आती हुई नज़र नहीं आती तो उसको फिर इतना ज़्यादा इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? और उसकी जो हल्का बंदियाँ हैं, पुरानी हल्का बंदियाँ, वो उसके तहत ही कंफर्टेबल है क्योंकि उसको पता है कि उसमें वो ज़्यादा मार्जिन के साथ सीटें निकाल लेगी, ख़ासतौर पे सिंध में। इसलिए वो कहते हैं कि वो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक, पुराने हल्कों के मुताबिक ही अपनी इलेक्शंस करवाए जाएँ ताकि वो उनमें से ज़्यादा बेहतर कंफर्टेबल सीटें लेके कराची में, सिंध में और फिर वफाक में भी इक़्तिदार में हिस्सेदार हो सकें। आपके देखिए कि इक़्तिदार की इस लिस्ट में या इस कतार में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही कठिन सूरत-ए-हाल से दो चार हैं और मुश्किलात का शिकार हैं। पीटीआई पहले ही इक़्तिदार से बाहर होती हुई नज़र आती है और पीटीआई को इक़्तिदार चूँकि मिलता हुआ नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ हम पीपल्स पार्टी और नून लीग इसलिए भी एतमाद से ये नहीं कह सकते कि वो इक़्तिदार में ज़्यादा मार्जिन के साथ आ जाएंगी क्योंकि जो इस वक्त महंगाई की सूरत-ए-हाल है उसका जो बैकलैश है वो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा उसका नुकसान पीएमएलएन को रहा है क्योंकि पीएमएलएन गवर्नमेंट से निकली है। जो महंगाई उसके दौर 16 माह में हुई वो रिकॉर्ड महंगाई थी जिसकी वजह से वो उसका जो वोटर है वो उससे फासले पे चला गया है। ऐसे हालात में पीपल्स पार्टी या नून लीग फौरी तौर पे बहुत मार्जिन के साथ इक़्तिदार में आ जाएंगी। एक बिल्कुल डिफरेंट सा सिनेरियो बनेगा अगले इलेक्शंस में। कुछ कहा नहीं जा सकता कि उस वक्त क्या सूरत-ए-हाल बनेगी, लेकिन बहरहाल अगर पीटीआई इक़्तिदार से बाहर है तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी इक़्तिदार में आती हुई नज़र नहीं आती। तो अगले इलेक्शंस में क्या सूरत-ए-हाल बनेगी वो वक्त ही बताएगा। अगला सवाल यूँ है कि उम्मत मुस्लिमा का नाम नहाद अजीम तरीन रहनुमा इमरान खान जेल में देसी घी में भुना हुआ बकरे का गोश्त और देसी वोट खाता है। आज के नाम नहाद रियासत मदीना के झूठे अमीरुल मोमिनीन को इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं कि मुल्क में किस किस घर में खाने को रोटी है या नहीं। इसके बारे में कोई बात करें। यही वो रवैया है हमारे हुक्मरानों का और सियासतदानों का, अशराफिया का, कि वो हमारे मुआशरे से लाताल्लुक़ है। हमारी जो मुआशरे की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो उनसे लाताल्लुक़ है। उन्हें उससे कोई सरोकार नहीं कि किसी के घर में खाना पकता है या नहीं पकता, महंगाई की क्या सूरत-ए-हाल है, तेल, पेट्रोल, गैस, यूटिलिटीज़ के निर्ख क्या हो गए, उन्हें इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ने जेल में गए हैं तो उन्होंने अपनी ज़ात के बारे में तकाज़े करने शुरू कर दिए कि मुझे बकरे का गोश्त खाने को दें और देसी मुर्ग है वो देसी घी में पका के दें। और यानी वो तो इस तरह वो कर रहे हैं जैसे कौम उनके नखरे उठाने के लिए तैयार बैठी है या जेल के हुकाम उनको पालने के लिए वहाँ पर लेके गए हैं। उनको सज़ा हुई है या उनको पाला जा रहा है, जबकि आवाम है वो एक एक रोटी को तरस रहे हैं और कई घरों में फाके हैं इस वक्त। और कोई मुल्क का ना हुक्मरान तबका और ना ही जो दूसरी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान हैं वो अवाम के इस जो मिज़री है उसको एड्रेस करने को तैयार हैं और वो बिल्कुल उस तरफ कोई उनकी किसी की भी तवज्जो नहीं है कि कोई मरता है तो मरे। और पिछले एक हफ्ते में 10 अफराद ने भूख और गुर्बत और ये बिलों की वजह से खुदकुशियाँ की हैं। इस बात की परवाह कौन करता है? अगले सवाल में जी, इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में आने वाली कोई पार्टी मुल्क के मसाइल हल करने की सलाहियत रखती है या नहीं? मसाइल के हल के लिए पार्टियों की क्या तैयारियां हैं? मैं नहीं समझता कि अगले इलेक्शंस के बाद भी कोई भी पार्टी मुल्क के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती होगी, क्योंकि ये वही पार्टीज़ हैं कि आप ये देखें पिछले 5 साल में 3.5 पौने 4 साल पीटीआई ने गवर्नमेंट की है, वो मसाइल हल नहीं कर सकी। उसके बाद 16 माह पीडीएम ने गवर्नमेंट की जो 13 जमातों का एक इत्तेहाद था, लेकिन वो भी मसाइल हल नहीं कर सके। तो ये फिर तमाम पार्टियां मिलके जब इलेक्शंस में दोबारा आएंगी और वो फिर इक़्तिदार में आएंगी तो वो कैसे इसको इन मसाइल को हल करेंगी? मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सकेंगी। ये मसाइल इसलिए बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि इन मसाइल को हल करने की ना तो इनमें सलाहियत है और ना ही ये उनको हल करना चाहते हैं। तो ये मसाइल आवाम के लिए इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे।
اور آپ اگر کسی بھی پارٹی سے پوچھ لیں کہ الیکشنز کے بعد یا الیکشن سے پہلے ان مسائل کے حل کا ان کے پاس کیا حل ہے، تو ان میں سے کوئی بھی پارٹی یا لیڈر یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے پاس ان مسائل کا کوئی حل موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اقتدار میں آئے، مسائل حل ہوں یا نہ ہوں، بہرحال ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے جی کہ پاکستان کے مختلف اداروں کی بدترین کارکردگی کی وجہ کیا ہے؟ ملک بھر کی عدالتوں میں انصاف کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ پاکستان کے مختلف اداروں کی بدترین کارکردگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام نہیں کرتے، وہ دوسرے اداروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو صدر مملکت ہیں وہ اپنی جو ایوان صدر ہے اس کے معاملات کو نہیں دیکھیں گے، وہ دیگر معاملات میں جیسے الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں یا کچھ اور ہیں وہ اس میں مداخلت کریں گے۔ اسی طریقے سے جو عدلیہ ہے وہ انتظامیہ کے مسائل حل کرنے اور ان معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے تو وہ عدلیہ کے معاملات کو سیدھا کرنے اور عدالت کے جو انصاف کے معیار ہیں ان کو بہتر کرنے کی بجائے وہ ڈیم بنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اور ڈیم بنانے میں وہ کہتے تھے میں آئے تھے چارپائی ڈال کے بیٹھ جاؤں گا، تو وہ ڈیم بھی نہ بنا سکے اور عدلیہ کا بھی وقار بلند نہ کر سکے، اور انہوں نے جتنا عدلیہ کو اور عدالت کے معاملات کو بے توقیر کیا، میرا خیال ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس ہیں عطا بندیال صاحب، انہوں نے عدالت کے معاملات کا یا جو عدل کا معیار ہے اس کو اتنا گرا دیا ہے، اور وہ اس معیار کو بلند کرنے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بہبود آبادی کے معاملات میں ان کی زیادہ دلچسپی کہ آبادی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے، آپ کو جس کام کے لیے عدالت عظمیٰ میں بٹھایا گیا ہے، آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں، آپ وہ کام کریں، نہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی۔ آپ کا کیا لینا دینا ہے ان معاملات سے جو آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے جو مختلف ادارے ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتے، وہ دوسرے کاموں میں دلچسپی زیادہ لیتے ہیں اور ان میں مداخلت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے تمام اداروں کا جو ان پٹ ہے، جو کارکردگی ہے، وہ زیرو ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے